आज की वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक को कवर करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का वर्ल्ड में पिछले 5 सालों में? तो क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा राइस को एक्सपोर्ट किन्होंने किया है। जब मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट, इसका मतलब होता है चीजों को बाहर भेजना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, तो इंडिया में कोई चीज बनी होगी, उसको हम लोगों ने बाहर भेज दिया बेचने के लिए। फिर होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है कि इंडिया ने कोई चीज बाहर से मंगवाई, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंडिया ने इंपोर्ट किया, यानी कि इंडिया ने बाहर से मंगवाया। एक कंट्री का एक्सपोर्ट हमेशा दूसरी कंट्री के लिए इंपोर्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया ने लेट से राइस भेजे, कहाँ पे भेजे? राइस भेजे लेट से कतर में, ठीक है, कतर में राइस भेजे। तो कतर के लिए ये क्या है? ये इंपोर्ट है। क्यों? क्योंकि कतर ने बाहर से मंगवाया है, राइट। लेकिन इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया ने भेजा है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये क्वेश्चन पूछा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा राइस को किसने एक्सपोर्ट किया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं राइस के बारे में। राइस मेनली जो है वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मेनली क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली ना साउथ इंडिया में ऐसा कोई सीजन नहीं होते। ये रबी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर ना थ्रू आउट द ईयर वो सेम रहता है, ठीक है। तो राइस को जनरली मेनली तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन एज ए रबी क्रॉप भी इसको उगाया जाता है कुछ स्टेट्स में। जो टोटल हमारा नेट एरिया है, लेट से हमारा जो टोटल नेट एरिया है ना एज ऑफ नाउ, टोटल जो एरिया है वो है 328 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा ओवरऑल एरिया है इंडिया का। अब इसमें से 141 मिलियन हेक्टेयर पे ये क्या है? ये है हमारा नेट शोन एरिया, NSA। अब इस टोटल नेट नेट शोन एरिया में से ना अगर आप लोग देखोगे ना, तो नेट शोन एरिया में से 22% एरिया पे क्या उगाया जाता सर? ये उगाया जाता आपका राइस। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। 22% एरिया पे। नाउ अगर आप लोग इसकी लास्ट डिकेड में कैसी प्रोडक्शन हुई कैसी नहीं, तो ये ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन है, ठीक है। मतलब कि काफी स्टैग्नेंट है, ना बढ़ी है ना घटी है पिछले 10 सालों में। थोड़ा फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे करके, ओवरऑल इंक्रीज ही होता है, ठीक है। इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल है, ना कि पंजाब हरियाणा या यूपी। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, लेकिन वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the cultivation of the kharif crop in India in the last 5 years, consider the following statement. Area under rice cultivation is the highest, we have read it, highest है 22% है। Area under the cultivation of the jawar is more than that of oilseed, we will see that. Area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. Area under sugarcane cultivation has steadily decreased. Okay, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे पास इनफ नॉलेज होगी। लेकिन आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे डेफिनेटली 50-50 में आ सकते हो, राइट। 50-50 में आ सकते हो, यानी कि या तो आंसर ए होगा या डी होगा। इसको हम लोग दोबारा आएंगे पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, देन वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। वीट के बारे में पढ़ लेते हैं। वीट क्या है? रबी क्रॉप है। खरीफ रबी ये क्या होता है देखो, नवंबर में उगाया जाता है खरीफ क्रॉप जनरली। इसके बाद इनकी जो कटाई होती है वो अप्रैल मई के आसपास होती है, राइट। और इसके बाद थोड़े टाइम के लिए आता है बीच में जेड सीजन। जेड सीजन ये क्या होता है? ये वो वाला सीजन होता है जो कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच का हो। रबी क्रॉप विंटर में उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप मानसून में। ये मानसून डिपेंडेंट, यानी कि बारिश वगैरह जब होती है। कब होती है बारिश? जून जुलाई के आसपास, राइट। इसके बीच में ये खरबूजे खीरे तरबूज इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं जेड सीजन, ठीक है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर नाउ। वीट क्या है? रबी क्रॉप है। सेकंड लार्जेस्ट है अंडर एरिया, मतलब कि परसेंटेज वाइज जो एरिया वो 22% तो खरीफ इसका राइस का है, 16% है वीट का। तो राइस एंड वीट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड हाउ मच? 38%, ठीक है। नेक्स्ट जोन एरिया का 38% पे राइस और वीट ही ग्रो होते हैं। पिछले 10 सालों में स्टेगनेंट है। प्रोडक्शन में थोड़ा फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का इंडिया में यूपी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना और इंडिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वीट जो है वो रशिया है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। रशिया जो है ना वो वीट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, ये पूछ रहा है बेसिकली पिछले 5 सालों में इंडिया ने जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट की है, यानी कि मंगवाई है, उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट हम लोगों ने क्या इंपोर्ट किया है? टॉप 3 एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो हम लोग बाहर भेजते हैं वो है, पहले पे है राइस,
जिसमें बासमती नॉन बासमती दोनों इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हो जाते हैं मरीन प्रोडक्ट्स, मछली वगैरह। उसके बाद शुगर। आप लोगों को राइस पहला याद रखना है। टॉप 3 एग्रीकल्चर जो कि हम लोग मंगवाते हैं बाहर से, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी कि भेजते हैं, मंगवाते क्या है, वेजिटेबल ऑयल पहले पे, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस। वेजिटेबल ऑयल आंसर हो जाएगा इसका, और फ्रेश फ्रूट सेकंड नंबर पे, पल्सेस थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल पल्सेस एक बार देख लेते हैं, इनके हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम। टीजन पी तुर और अरहर की दाल, ब्लैक ग्राम उड़द की दाल, ग्रीन ग्राम मूंग की दाल, काउपी लोबिया, होस ग्राम कुल्थी की दाल, ग्राम और चिकपी चने की दाल, लेंटिल्स मसूर, वो होता है ना मसूर की दाल, और पी मटर। ये हम लोगों ने हिंदी नाम हम लोग को मालूम होते हैं, इंग्लिश नहीं मालूम होते, तो आप लोग के पास दोनों पढ़ लीजिए, इजी रहेगा। खरीफ यानी कि जो मानसून के टाइम पे उगाए जाते हैं, पीजन पी, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द की दाल, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की दाल, काओपी यानी कि लोबिया, फोर्स ग्राम यानी कि कुल्थी। रबी यानी कि विंटर के टाइम पे उगाए जाते हैं, ग्राम, चिकपी, लेंटिल्स और पी। ये आप लोग को याद रखना है, यानी कि चना, मसूर की दाल और मटर। पिछले 10 सालों में जो एरिया है अंडर पल्सेस प्रोडक्शन, वो इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। एरिया भी इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो 33% एरिया में चने की दाल उगाई जाती है। कौन सी चने की दाल उगाई जाती है? 33%, यानी कि 1/3 एरिया किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एरिया? चने की दाल ने। और अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो चने की दाल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ओवरऑल जितना भी पल्सेस का प्रोडक्शन होता है उसमें से 47% जो प्रोडक्शन है वो होता है हमारा चने की दाल का। जो प्रोडक्शन है रबी क्रॉप मतलब कि रबी पल्सेस की, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू खरीफ। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंपोर्टर तीनों है। प्रोड्यूसर 25, ग्लोबली जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका 25% इंडिया ही उगाता है। कंज्यूम भी हम लोग जितना उगाते हैं 27%, मतलब कि ओवरऑल ना ग्लोबली जो ग्लोबल कंजम्पशन है दालों का, ऑलमोस्ट 1/4 इंडिया ही करता है। इंपोर्ट भी हम लोग 1/4 ही करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। देखो यहाँ पे वर्ड है कैन बी। आप लोगों को मालूम है साउथ इंडिया में सच कोई सीजन नहीं होते, राइट। तो वहां पे ना ये चीजें उगाई जा सकती है, जैसे खरीफ भी खरीफ भी, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ऐसी कोई दाल नहीं है जो नियरली हाफ ऑफ द, हाँ, नियरली हाफ ऑफ द 47 को बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्राम है ना, मूंग की दाल नहीं है, ये मूंग की दाल की बात करा नहीं। कौन सी दाल है? चने की दाल। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, आंसर आ गया। पिछले 30 सालों में खरीफ पल्सेस की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, रबी की डिक्रीज हुई है, गलत। रबी की जो है वो हाइयर है, रेदर हाइयर देन खरीफ। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, आंसर हो जाएगा ए ओनली। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, नाइजर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है एमएसपी नाइजर सीड्स के लिए। लेट्स सी। ये वो क्रॉप्स है जो एमएसपी के अंडर कवर्ड है। खरीफ क्रॉप 14 क्रॉप्स आती है, रबी में 7 आती है, और ये कैलेंडर ईयर में 4 क्रॉप्स आती है। इसमें कोपरा, डी हर्ष, कोकोनट, जूट, शुगर केन पे एफआरपी दिया जाता है, जो कि एक तरह से लीगल इसको वैलिडेशन मिली हुई है। रबी क्रॉप में वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड, सेफ्लोर, तोराई। खरीफ में पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम और नाइजर सीड। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सर कैसे याद रखे? ये याद रख लो, बाकी जो रह गया वो सारा खरीफ में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इतना मत टेंशन ले आप लोग। जरूरी थोड़ी है 14 याद करो, 7 तो याद कर लोगे, कोई भी ट्रिक बना लो भाई। अभी भी ट्रिक बन जाएगी, यहाँ पे कुछ भी डब्लू लगा लो, WBGMRS, कुछ भी बना लो। अब यहाँ से इनके स्टार्टिंग का वर्ड उठाओ और कोई भी ट्रिक बना लो, बन जाएगी, इजी बन जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है एमएसपी नाइजर सीड्स के लिए। बिल्कुल करती है भाई, नाइजर सीड्स के लिए एमएसपी, ठीक है। नाइजर एक खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल है सर। सम ट्राइबल पीपल, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई बंदा किसी शहर के, किसी मतलब कि स्टेट के छोटे से शहर के गांव में कोने में बैठ के यूज कर रहा है और वो ट्राइबल लोग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, राइट। तो कह रहा है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3, सी इज द आंसर। ये नाइजर से रिलेटेड है। नाइजर एक खरीफ क्रॉप है। लार्ज स्केल इसका डिक्रीज हुआ है एज टर्म्स ऑफ एरिया, एंड प्रोडक्शन के मामले में भी इसका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इंडिया जो है इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नाइजर सीड का उड़ीसा, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे
ट्राइबल पीपल से रिलेटेड पूछा, ठीक है, तो उड़ीसा में तो ट्राइबल्स वगैरह रहते ही हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया ही है नाइजर सीड से रिलेटेड। नेक्स्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑयल सीड से रिलेटेड, क्योंकि ऑयल सीड पे भी हम लोग एमएसपी इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये ऑयल सीड भी तो इसमें काफी सारे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, नाइजर सीड, सेफ्लोवर। तो इन सबको आप खरीफ और रबी दोनों की तरह उगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, तो इस सेंस में ये बात की जाती है, ठीक है। नाउ मैंने क्यों बोला बहुत, क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी क्वेश्चन आता है ना वो नॉर्थ के कॉन्टेक्स्ट में आता है, साउथ इंडिया में ऐसा खरीफ या रबी सीजन नहीं होते। एरिया जो है पिछले 10 सालों में स्टेगनेंट है। प्रोडक्शन वाइज सबसे हाईएस्ट एरिया सोयाबीन का। तो अगर आप लोग प्रोडक्शन वाइज देखोगे जो हाईएस्ट है ना वो सोयाबीन का है। ये आप लोग को याद रखना है। क्यों याद रखना है सर, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा था जैसे कि पल्स प्रोडक्शन में नियरली हाफ जो है ग्राम का है, मतलब कि क्या ये मूंग की दाल का है। तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हाईएस्ट है ना ऑयल सीड में वो ग्राउंड नट दे देंगे, ठीक है। तो यू माइट गेट कंफ्यूज, सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है खरीफ सीजन में वो हाइयर है देन रबी सीजन। ऑन द सेम लाइन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है ना एडिबल ऑयल का, वो कौन है भाई, वो इंडिया ही है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो एडिबल ऑयल, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ऑलमोस्ट 60% हमारा जो एडिबल ऑयल है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और जो मोर देन 90% हमारा पाम ऑयल है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। शुगर केन जो है खरीफ क्रॉप है। एरिया जो है इन लास्ट डिकेड पिछले 10 सालों में स्टैग्नेंट है, ना घटा है ना बढ़ा है। प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो इसका इंक्रीज हुआ है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो यूपी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील और इंडिया है। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन हाईएस्ट है 22%, वी नो दैट। नेक्स्ट, एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन स्टेडीली डिक्रीज, स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली डिक्रीज, ये जनरली गलती होते हैं, राइट। तो फोर्थ आप लोग काट सकते हो। जैसे ही आप लोग फोर्थ स्टेटमेंट को काटोगे, बी गया और सी गया, ठीक है, और उसके बाद वन ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। अब आप लोग 50-50 पे आ गए, आंसर या तो ए होगा या डी होगा। नाउ आगे जब हम लोग कॉटन पढ़ेंगे तो उससे आप लोग आई होप इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली शुगर केन की बात करे थे। तो जो शुगर केन पे ना वो एमएसपी नहीं, वो दिया जाता है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कौन डिक्लेयर करता है इसको, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा इश्यू किया जाता है, उसके अंडर इश्यू किया जाता है, अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके अंडर एक बेसिकली ऑर्डर है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, उसके अंडर एफआरपी इश्यू किया जाता है, यानी कि इसको एक लीगल वैलिडेशन है, एक लीगल स्टेटस है, ठीक है। और अगर शुगर केन इंडस्ट्री बिलो एफआरपी जो डिसाइड किया गया उससे कम पे खरीदते हैं तो ये इलीगल है। एमएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों को दिया जाना चाहिए। कौन अनाउंस करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ओके, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और इसको कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिकमेंड कौन करता है, ये करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जब एमएसपी को डिसाइड करते हैं तो क्या क्या लिया जाता है, डिटरमिनेंट क्या, डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ट्रेंड इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, एक दूसरी मतलब कि आपस में जो क्रॉप की इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी होती है, लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर। अब प्रोडक्ट मतलब कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एमएसपी को, उसके अंडर है A2 मेथड। A2 मेथड यानी कि किसान जो है जितना भी एक्सपेंडिचर लगाता है अपनी जेब से इनपुट्स पे, ठीक है, आई थिंक प्लस में 50% होता है, प्लस में 50% होता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो मेथड यूज किया जा रहा है एज ऑफ नाउ वो है A2+FL, यानी कि किसान की जेब से जो पैसा गया वो तो है ही, प्लस में फैमिली लेबर। फैमिली लेबर क्या है कि लेट से एक जमीन है, मेरा खेत है, इस खेत में मैंने अपने फैमिली लेबर भी लगाया हुआ है। मेरे मतलब कि लेट से किसी के 2 बच्चे हैं किसी किसान के, उसने वो भी लगाए हुए हैं। तो जो ये 2 बच्चे हैं ना, अगर ये यहाँ पे काम नहीं करते तो कहीं और काम करते हैं नहीं,
जो जो दो लड़के हैं 18 प्लस है, ये यहाँ नहीं तो कहीं और काम करते तो वहां से पैसा कमाते, लेकिन ये यहाँ पे काम करे, यहाँ पे तो इनको पैसा मिलेगा नहीं, खुद का ही खेत है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉस्ट भी ली जाती है फैमिली लेबर की। प्लस में जो फार्म मशीनरी बिल्डिंग्स होते हैं उनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती है। C2 मेथड क्या है, ये एम एस स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन है, C2 मेथड की ओर शिफ्ट होना। A2 प्लस FL प्लस ऑल अदर इम्प्लाइड कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट ऑन द लैंड, ठीक है, रेंट ऑन द लैंड, यानी कि अभी तो ये खुद की जमीन है, वट इफ ये तुम्हारी खुद की नहीं होती तो तुम्हें तो इसका किराया देना पड़ता ना, रेंट देना पड़ता ना, तो वो वाली कॉस्ट भी इंक्लूड करो। कॉमोडिटी कवरेज क्या है, 7 सीरियल और 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड, 3 कमर्शियल क्रॉप, वी हैव सीन इट। नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2018। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इनमें से किस पे एमएसपी अनाउंस करती है? अरेका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसम, टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी हमने नहीं सुनी, कॉफी हम लोगों ने नहीं सुनी, कॉफी काटोगे 3 गया, 3 गया, 3 गया, आंसर बी। FRP कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, रिकमेंड इन्हीं के द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है मार्केट में, उनको कौन रेगुलेट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी जो होती है, ये रेगुलेट करती है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो आंसर इसका सिंपल है APMC। APMC के जो एक्ट होते हैं इनेक्टेड बाय द स्टेट्स। नेक्स्ट MSP का है, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड, प्रोक्योरमेंट एट MSP इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं है, एक कंसेप्ट है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को वो समझना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब क्या है? कंसेप्ट है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अनाउंस तो करती है MSP 22 क्रॉप्स पे, लेकिन जो प्रोक्योर करती है ना वो सिर्फ और सिर्फ राइस एंड व्हीट पे करती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? मतलब कि तुम कितना भी लेके आओ, गवर्नमेंट पे इसको प्रोक्योर करेगी राइस और व्हीट पे, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, सिर्फ और सिर्फ राइस और व्हीट पे ही है, ठीक है। तो ये कह रहा सभी उनके लिए किसी भी स्टेट्स में, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इन केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस MSP is fixed in any state or union territory at a level to which the market price will never rise। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि MSP जितना डिसाइड कर दिया इससे ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। MSP का मतलब क्या है? तो मिनिमम है नहीं? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। आई होप दिस इज क्लियर। MSP से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वी हैव सोल्व्ड इट। नाउ आप लोगों को पता लग गया MSP कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन की FCI के द्वारा, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन टू द FCI इज मिनिमम स्पॉट प्राइस एंड इफ बोनस पेड टू द फार्मर प्लस, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब कि फूड, जब FCI फूड ग्रेन को एक्वायर करता है, मतलब कि क्या है ना, लेट्स एक बंदा है, ये MSP है, MSP के अंडर इन्होंने कुछ क्रॉप डिसाइड की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये मार्केट में क्रॉप अपनी बेचने जाते हैं किसान, अब इनको प्रोक्योर कौन करता है? या तो प्राइवेट प्लेयर करेंगे, प्राइवेट प्लेयर अगर अच्छा प्राइस नहीं देंगे किसानों को तो वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो जाएंगे भाई साहब FCI के गोडाउन में, ठीक है। वहां पे एक बंदा होगा, राइट, वो प्रोक्योर करेगा, ठीक है, और कोई बोनस होगा, MSP तो देगा ही, अगर कोई बोनस होगा वो भी दे देगा। प्लस में और क्या क्या मतलब कि उसको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, ये पूछा हुआ है। तो FCI को ना क्या क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है ना, जब हम लोग बोलते हैं ना इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन, यानी कि वेटेड MSP ऑफ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, जितना उन्होंने MSP पे किया है किसानों को। प्लस में प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, जब ये इसको प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि चावल हो गया या फिर व्हीट हो गया या और कोई चीज होगी, उसको प्रोक्योर करेंगे तो उसमें लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी भी आएगी। तो ये सारी कॉस्ट भी एफसीआई ही बियर करेगा। प्लस में कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना ना, वो सब करेंगे। एक होता है CIP, इसको बोलते हैं सेंट्रल इश्यू प्राइस। इसका मतलब होता है कि सेंटर जो है स्टेट को जो ये फूड ग्रेन है ना, फूड ग्रेन देती है सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है। फिर स्टेट के थ्रू, मतलब कि जो PDS शॉप होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती है, उनके थ्रू टारगेटेड बेनिफिशियरी तक वो चीजें पहुंचती है। तो ये CIP भी आप लोग याद रखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली गलत, इंटरेस्ट ओनली गलत, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, प्लस में ऊपर वाला तो हो ही गया था ये MSP, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके क्या क्या वो है, कवर कितना कर दिया? 75% रूरल पॉपुलेशन कवर्ड है, 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर्ड है, ओवरऑल 67% पॉपुलेशन कवर्ड है। एंटाइटलमेंट क्या है?
जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको 5 किलो राशन मिलता है पर पर्सन पर मंथ। और जो अंत्योदय यानी कि थोड़े से गरीब घर वाले हैं उनको 35 किलो मिलता है पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, ये हाउस होल्ड का है, वो पर्सन का, ये आप लोगों को याद रखना है। किस प्राइस पे मिलता है? 3 रुपए किलो मिलते हैं चावल, 2 रुपए किलो मिलता है गेहूं, और 1 रुपए मिलते हैं कोर्स ग्रेन्स। ठीक है, यानी कि मतलब कि जो होते हैं ना मोटा अनाज उसको बोलते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मील मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को। लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि अभी जो बच्चा पैदा ही हुआ होता है नहीं, तो उन मदर्स को बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। एंड कब तक मिलता है ये? 6 महीने से लेकर 14 साल तक। ठीक है, 6 महीने से लेकर 14 साल तक के दूध को। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है 6,000 का। और वुमन एम्पावरमेंट यानी कि जो एल्डेस्ट वुमन होती है 18 साल या उससे ऊपर, उसी को हेड ऑफ हाउस होल्ड कंसिडर किया जाता है राशन कार्ड इशू करते हुए। ग्रीवांस लिटिगेशन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे होता है। अकाउंटेबिलिटी सोशल ऑडिटिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये आप लोग को, और इन केस अगर फूड को सप्लाई नहीं किया गया तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फैमिली कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल। गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि 67% इंडिया की पॉपुलेशन बीपीएल में आती है, नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट गलत होगी। सेकंड, एल्डेस्ट वुमन इन ए हाउस होल्ड ऑफ 18 ईयर और अबोव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, बिल्कुल ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 600 कैलोरीज। ठीक है, तो ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, इन्होंने काफी ज्यादा फैक्ट दे दिया इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जो ये 600 कैलोरी है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये इन्होंने एग्जैक्ट फिगर दे दिया, एग्जैक्ट डाटा दे दिया। एग्जैक्ट डाटा मोस्टली मतलब कि मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट आप लोग काट सकते हो। ठीक है, यह 600 कैलोरीज नहीं है एग्जैक्टली। ओके, तो आंसर इसका बी है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को किस पर्पज के लिए? ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है, आप लोग अगर फिर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है फैमिली हाउस और सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। फैमिली हाउस या घर बनाने के लिए तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो नहीं चाहिए होगा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो होता है जो कि 15 महीने से कम का हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट उसको बोलते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा क्रेडिट कौन देता है? कमर्शियल बैंक। कौन से? शेड्यूल कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हैं। ठीक है, याद रखना, कोई आरआरबी वगैरह ये सब नहीं है। कभी पता लगे कि रीजनल रूरल बैंक की तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिफ्थ आप लोग काट सकते हो। फिफ्थ गया, फिफ्थ गया, फिफ्थ गया, आंसर आ जाएगा 134। फिर भी पढ़ लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जाता है? ताकि क्रेडिट रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके जब क्रॉप उगाए। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए, हार्वेस्ट होने के बाद भी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। मार्केटिंग, लोन, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ये सारी। एलिजिबिलिटी कौन है? कल्टिवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स, ओरल लीजेस, मतलब कि जो जिन लीज पे नहीं लेते चीजें, ठीक है, वो शेयर क्रॉपर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसमें फार्मर्स भी इन्वॉल्व है, यानी कि फिशरीज वाले फार्मर है, यानी मतलब हस्बेंड्री वाले फार्मर भी इन्वॉल्व है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड इनको भी मिल सकता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड किया जाता है इंडिविजुअल बैंक के द्वारा। आरबीआई इसको डिसाइड नहीं करती, रिमेंबर दिस फैक्ट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है? इस क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आप लोगों को सिंपल सा पता होना चाहिए कि सब्सिडी में क्या और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सब्सिडी इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई? पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग एग्रीकल्चर में बोलो इन्वेस्टमेंट की है, तो मशीनों में इन्वेस्टमेंट करना, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी यही सारी सारी चीजें होगी। सब्सिडी तो आएगी नहीं इन्वेस्टमेंट में, तो सब्सिडी हटा देते हैं। एमएसपी को फिक्स करना, सब्सिडी का हटा दो। कंप्यूटराइजेशन ठीक है, सोशल कैपिटल ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हटा दो, 1 और 4 हटा दो। 1 गया, 4 गया, 4 गया, आंसर आ गया सी। आई होप दिस इज क्लियर। नेशन वाइड सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम एट। तो बेसिकली जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ना, ये इंफॉर्मेशन देती है आपकी सोइल में कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट है, और ये रिकमेंड करती है कि कितना न्यूट्रिएंट आपको अप्लाई करना है। सोइल हेल्थ कार्ड्स जो है वो इशू किया जाता है हर 2 सालों में हर एक फार्मर को, ऑल फार्मर्स। यस, एक फार्म एक मतलब कि एक फार्मर को सोइल हेल्थ कार्ड हर 3 में से मतलब कि 1 इन एवरी 3 ईयर। ठीक है, यानी कि 3 साल में एक बार मिलता है। ठीक है, हर 3 साल में एक बार मिलता है।
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एमेड एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट गया। नाउ बीओसी, इनेबलिंग द बैंक टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन, लोन से वगैरह से लेना देना नहीं है। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है कि यही बता रहे कि रिकमेंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू बी अप्लाइड, ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा अप्लाई कर दो, है नहीं। चलो, ये न्यू सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में क्योंकि ये लेटेस्ट ही है 11 अगस्त 2023 की। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों जनरली ये क्वेश्चन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी नॉलेज के। देखो, इसको ध्यान से समझो, जब भी दो अलाइक स्टेटमेंट हो ना, अलाइक स्टेटमेंट, तो आंसर उसी में से एक होता है, पहली बात तो ये। अब इनमें से अलाइक स्टेटमेंट कौन कौन से है, बी और सी, कि मैनी मार्जिनल फार्मर पढ़ते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड, अपनी लैंड को सरेंडर कर देते हैं। क्या कभी भी गवर्नमेंट इस तरह की चीज, मतलब कि यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछेगी, या फिर ऐसे लगा लो इस तरह की कोई पॉलिसी आएगी जहाँ पे किसानों को अपनी लैंड को सरेंडर करना पड़े किसी कॉर्पोरेट बॉडी को? अरे इसके तो अगेंस्ट है, यानी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं, तो सी गलत हो जाएगा, बी पढ़ लेते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप, सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है। ये कंसेप्ट आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होती है इनको एज ए कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया जाता है। ये पूरे इंडिया में ऑपरेट करती है। कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप एसोसिएशन या प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का इनका मेंबर बन सकता है। वन मेंबर वन वोट इसमें होती है, और जो मेंबर्स होते हैं ना, नॉट हैविंग ट्रांजेक्शन विद द कंपनी कैन नॉट वोट, मतलब कि जो कंपनी के साथ नहीं जुड़े वो वोट नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब थोड़े से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। टी कॉफी, टी बोर्ड इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। इसमें 31 मेंबर होते हैं चेयरमैन को मिला के। टी बोर्ड ऑफ इंडिया को हर 3 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। भारत में 17 ऑफिस है। दुबई और मॉस्को में फॉरेन ऑफिस है। इंडिया टी एसोसिएशन 1881 में बना था, जो कि ओल्डेस्ट टी प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन है। ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया से होता है टी का। ठीक है, मेजरली आसाम और वेस्ट बंगाल से। साउथ इंडिया से होता है 17%। रिमेंबर दिस फैक्ट। हम जितना भी उगाते हैं चाय, 80% हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं डोमेस्टिकली। हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 96% ब्लैक टी हम एक्सपोर्ट करते हैं। 5 टी एक्सपोर्टर में 10, मतलब अगर ओवरऑल हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो हम लोग 10% एक्सपोर्ट करते हैं ओवरऑल ग्लोब। नाउ ये स्टेट्स है जहाँ जहाँ पे टी उगती है। साउथ इंडिया पूरा है इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश एज पर यूपीएससी। और ये हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पूरा नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, आसाम में ना एक बराक वैली है, वो काफी पॉपुलर है चाय की कल्टीवेशन के। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है भाई, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री, बारिश अच्छा खासा चाहिए बारिश, और ये थ्रू आउट द ईयर चाहिए, ऐसा नहीं है एक बार हो गई तो ठीक है। सोइल टाइप स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, पोरस होनी चाहिए, यानी कि पानी अच्छे से नीचे चला जाए। ये मैंने ऑफिशियल सोर्स से उठाया। ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन होता है ना पूरे वर्ल्ड में, उसमें से चाइना 49% प्रोड्यूस करता है चाय को। तो हाईएस्ट कौन है, चाइना। सेकंड पे है इंडिया 21%। एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है केनिया के द्वारा, 25%, यानी कि 450 मिलियन किलोग्राम केनिया एक्सपोर्ट करता है। तो केनिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर, गलत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेड ऑफिस बेंगलुरु, गलत, कलकत्ता। 2 और 3 गए, 2 गया, 2 गया, 3 गया, आंसर डी। बॉर्डर ओवरसीज दुबई मॉस्को, वी हैव सीन इट। कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ऑल 4 एज पर यूपीएससी। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। इनमें से कौन सी इंपोर्टेंट क्रॉप है बराक वैली के आसाम में, टी। देर आर नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन कंट्री, अभी हम लोगों ने देखा केनिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ए रोंग, ए रोंग आर, आर 2। टी प्लांटेशन नीड फर्टाइल सोइल विद हाई ह्यूमस, ठीक है, इनको मैच करो। टी बोर्ड कलकत्ता, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु। तो सी का 4 है, ए का 1 है। सी का 4 है, ए का 1 है।
आंसर आ गया बी। रबर बोर्ड का कौन है भाई? रबर बोर्ड कोट्टायम। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉफी एक्ट 1942 के अंडर बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। बेंगलोर में लोकेटेड है। चिचोरी, अरेबिका, रोबस्टा, दीज आर द बेसिकली ब्रांड ऑफ कॉफी। कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया था यमन से 17th सेंचुरी में, बाबा बुदान हिल्स में। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड होनी चाहिए क्लाइमेट। रेनफॉल 250 से मतलब 150 से 250 ग्राम, 250 सेंटीमीटर। और जो फ्रॉस्ट है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है इसके लिए, कॉफी के लिए, ठीक है। तो इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आइडल सॉइल, वेरी ड्रेन, लोमी, फर्टाइल, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, 6 लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है ग्लोबली। जो मेजर प्रोड्यूसर है वो ब्राजील और वियतनाम है। कर्नाटका जो है ना, ओवरऑल 70%, जितना भी भारत में प्रोडक्शन होता है उसका 70% कर्नाटका में होता है। और अराकू वैली आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है कॉफी के लिए। जितना भी हम लोग उगाते हैं कॉफी, उसमें से 65 से 70% एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाकी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। चलो, ये सारे टी मतलब कॉफी वाले स्टेट्स है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा साउथ इंडिया इंक्लूडिंग उड़ीसा। जूट इंडस्ट्री मेजर इंडस्ट्री है इंडिया के ईस्टर्न रीजन में, ये सारे एरिया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओके, उत्तर प्रदेश, और पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम को हटा देना, ठीक है। नौ, और इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, जूट के बैग आते हैं ना उसी को। इंडिया 70% ग्लोबल जूट आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है, जितना भी ग्लोबली जूट बनता है ना उसका 70% इंडिया बनाता है। 90% प्रोडक्शन कंज्यूम और डोमेस्टिकली हम लोग जितना बनाते हैं 90% खुद ही यूज कर लेते हैं। हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल ठीक। वी इम्पोर्ट ऑल्सो, वी एक्सपोर्ट ऑल्सो। सन हेम्प, रेमी, सीसल, फ्लेक्स, नेटल फाइबर, दीज आर द अलाइड फाइबर ऑफ जूट इंडस्ट्री। जूट कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर कैसा? थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड, रेनफॉल 150 से 250, वेरिड एंड एलुवियल सोइल। शुगर केन, शुगर केन लार्जेस्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, पहले पे ब्राजील है, वी हैव सीन दैट। ट्रॉपिकल और पेरेनियल ग्रास है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ना गन्ने के पेड़, वो तो ये पेरेनियल ग्रास भी बोलते हैं इनको, 10 से 20 फीट के, ठीक है। पहली शुगर मिल बिहार में बनी थी 1903 में। और टेम्परेचर क्या है? 21 से 27 डिग्री। बारिश इतना है मतलब चाहिए नहीं, 75 से 100 डिग्री भी ठीक है, ओके। सोइल वेरिएंट होनी चाहिए। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश वगैरह आते हैं। ये सारे गन्ने वाले क्षेत्र हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है, हिमालयाज में कोई नहीं है, वही उत्तराखंड है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पहले को उत्तर प्रदेश है। और ये सारा ब्लैक सोइल, और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला केरला में भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस। शुगर केन के लिए एफआरपी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं। किस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे? रंगराजन। ऑन दी अदर हैंड, स्टेट गवर्नमेंट एसएपी इंट्रोड्यूस करती है, स्टेट एडवाइज प्राइसेस। ये अनाउंस किया जाता है शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट के द्वारा। और ये हमेशा एफआरपी से ज्यादा ही होता है, और ये एक्सपर्ट्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हर एक, जैसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे होता ना, ऐसे ही शुगर केन के लिए, मतलब इनके लिए है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, ठीक है। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है, एपेक्स शुगर बॉडी है। 1932 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राइस इन इंडिया वी हैव सीन इट, ऑलमोस्ट अराउंड 22% एरिया हमारा अंडर, जितना भी नेट शोन एरिया है 22% में राइस उगाया जाता है, ये है हम लोग देख चुके हैं। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है, हाई यील्डिंग स्टेट पंजाब है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। और लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्टर की बात करें तो इंडिया है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम में हम लोगों ने 40% ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट किया था 2022 में, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर कमोडिटी में क्या करते हैं? राइस ही, बासमती नॉन बासमती दोनों, ठीक है। ये डेस्टिनेशन ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हम लोग भेजते हैं। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी न्यूज में स्पाइसिस बोर्ड। स्पाइसिस बोर्ड एक्ट 1986 के अंडर बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे 52 लिस्टेड स्पाइसेस है, जिसकी ये लोग मतलब कि प्रमोशन करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ऑल दैट। अब इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो आप लोग को याद रखना, वो है कोची केरला में, ठीक है। हेडक्वार्टर कोची केरला में। नेक्स्ट है रबड़। रबड़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए भाई। कितना चाहिए? 200 से लेके 450 सेंटीमीटर की उनको वो चाहिए, रेनफॉल। और अगर आप लोग देखोगे टेम्परेचर भी थोड़ा सा हॉट चाहिए, ठीक है, विद 80% ह्यूमिडिटी। रबड़ प्रोडक्शन अगर आप लोग इंडिया में देखोगे, तो इंडिया जो है ना, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका रबड़ का, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। और जो 40% रबड़ भारत कंज्यूम करता है, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। भारत में केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, ये सारे के सारे क्या है? रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8.5 हेक्टेयर
8.5 लाख हेक्टेयर रबड़ प्लांटेशन है। त्रिपुरा में 1 लाख हेक्टेयर, केरला कन्याकुमारी में 5 लाख हेक्टेयर, काफी ज्यादा है। रबड़ बोर्ड का जो हेडक्वार्टर हुआ है कोट्टायम में, केरला में, ठीक है। ये फंक्शन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, सो यू कैन कंट्रीब्यूट। थैंक यू, जय हिंद।